नीचे का क्षेत्र मृतकों से भरा हुआ था, जिससे स्पष्ट हो गया कि नीचे जाना कोई विकल्प नहीं था। उनकी एकमात्र उम्मीद छत तक पहुंचना और बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजना था। उसके पास एक योजना थी। उनकी इमारत की छत सामने की इमारत से जुड़ी हुई थी और उसने वहां से इमारत से बाहर निकलने की योजना बनाई। अगर वे वहां पहुंच सकते तो वे अपने लक्ष्य के करीब होते। उसने सोचा कि एक बार जब वो उस इमारत से नीचे उतर जाएगा तो चाबी बस 2 सड़कों की दूरी पर होगी। जैसे ही उसने क्षेत्र का निरीक्षण किया, उसने देखा कि बेलें हर सतह पर हो रही थीं। उनकी निरंतर वृद्धि परिदृश्य को अपने कब्जे में ले रही थी। अचानक एक शाखा ने युवा लड़की की ओर झपट्टा मारा, अपनी लताओं को उसके चारों ओर लपेटते हुए उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। बिना एक पल गंवाए उसने कार्रवाई की। उस हरकत को रोकते हुए उसे हवा में ही पकड़ लिया। उसकी प्रतिक्रिया तेज और सोची समझी थी। भावना के बजाय स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित उसने उसे बिना कुछ कहे नीचे उतार दिया। उसका ध्यान तुरंत वापस काम पर केंद्रित हो गया। उसने उसकी ओर देखा, उसकी त्वरित सोच से प्रभावित हुई, लेकिन वो बेफिक्र रहा। उसका मन आगे की चुनौतियों में व्यस्त था। चिड़चिड़ाहट उभर रही थी, क्योंकि वे उन परिवर्तित पौधों का सामना कर रहे थे जो उनकी प्रगति को धीमा कर रहे थे। हर सेकंड जो उस बढ़े हुए वनस्पति से निपटने में बीत रहा था, समय की बर्बादी जैसा लग रहा था। फोर बढ़ती अधीरता के साथ बेलों को काटता गया, आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित। अंततः वे एक बंद दरवाजे तक पहुंचे। उसने पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उसका जवाब सीधा और निर्णायक था। एक जोरदार किक इसने दरवाजे को धड़ाम से खोल दिया। वे जल्दी से छत पर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले से इकट्ठा हुए बचे हुए लोगों का एक बड़ा समूह मिला, जो आगे क्या होगा उसका इंतजार कर रहे थे। एक सुनहरे बालों वाला लड़का जो बेसबॉल बैट लिए हुए था, गंभीर भाव के साथ उनके पास आया और पूछा कि वे क्या कर रहे थे। उसने चेतावनी दी कि दरवाजे से और अधिक मृत लोग आकर्षित हो सकते हैं। थैंग ने तुरंत आगे बढ़कर स्पष्ट किया कि उनका कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था और उन्होंने पहले ही अपने भवन में सभी ज़ॉम्बीज़ को हटा दिया था। गोरे की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, स्पष्ट रूप से इस दावे से चौंक गए। ये अविश्वसनीय लग रहा था कि कोई भी ऐसी जगह से सभी ज़ॉम्बीज़ को हटा सकता है, खासकर जब और ज़ॉम्बीज़ की छत पर आने का लगातार खतरा हो। अपनी शंका के बावजूद उन्होंने टूटे हुए दरवाजे को सहारा देने के लिए एक फावड़ा इस्तेमाल किया, उम्मीद करते हुए कि ये कम से कम किसी संभावित खतरे को देर कर देगा। गोरे बालों वाले ने उसकी ओर मुड़कर उसे सभी को खतरे में डालने का आरोप लगाया। इससे पहले कि तनाव बढ़ता, उसके दोस्तों ने हस्तक्षेप किया, ये बताते हुए कि उसे और लड़की को पता भी नहीं था कि इमारत में और लोग थे। गोरे का गुस्सा थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसकी अविश्वास भरी नजरें स्पष्ट थीं। जब स्थिति शांत हुई तो उसने छत से आसपास का मुआयना किया। उसकी नजरें क्षितिज को खोज रही थीं। गोरे ने अभी भी सतर्क रहते हुए उससे उसके इरादों के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसका लक्ष्य मिडिल स्कूल तक पहुंचना था। गोरे ने आश्चर्य में एक भौं उठाई, ये पूछते हुए कि वो सड़कों पर कैसे जाने की योजना बना रहा था, जो शायद ज़ॉम्बियों से भरी हुई थीं। उसने समझाया कि उसने उस क्षेत्र में कुछ रोशनी देखी थी और उन्हें जांचने का दृढ़ निश्चय किया था। गोरे के चेहरे का भाव संदेह से अनिच्छुक प्रशंसा में बदल गया। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसने पुष्टि की कि रोशनी वास्तव में स्कूल में थी। फिर उसने एक संभावित शॉर्टकट की ओर इशारा किया, जो छत के पूर्वी हिस्से के पास एक और इमारत थी। अगर वो जोखिम उठाने को तैयार था तो वो कूदकर उसे पहुंचने की कोशिश कर सकता था। हालांकि गोरे ने चेतावनी दी कि ये एक खतरनाक कदम है, जो इसे आजमाने वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। उसने इमारतों के बीच के अंतर को देखा, अपने विकल्पों को तौलते हुए। कूदना जोखिम भरा था, लेकिन यह उसके गंतव्य तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता था। दृढ़ निश्चय के साथ उसने मन बना लिया। गोरा व्यक्ति उसे ध्यान से देख रहा था, जैसे ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि क्या ये अजनबी वास्तव में ऐसा करेगा। वो तुरंत पूर्व की ओर बढ़ा, स्थिति का स्वयं आकलन करने के इरादे से। इमारतों के बीच का अंतर लगभग 5 मीटर था और सामने की छत एक स्तर नीचे थी, एक दूरी जिसे उसने चुनौतीपूर्ण लेकिन संभालने योग्य माना। उसके लिए ये उसकी दैनिक प्रशिक्षण का एक परीक्षण था, जिसे संभालने में वो आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। उसने छलांग लगाने का मन बना लिया। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, लड़की ने उसके कपड़े खींचे। उसकी आंखें डर से चौड़ी थी जब उसने विनती की कि उसे पीछे ना छोड़े। उसके मन में थोड़ी दया आई और उसने सहमति जताई कि वो उसका बैग अपने साथ ले जाएगा। गोरे ने ये सब होते हुए देखा, हंसते हुए चेतावनी दी कि दोनों को ले जाने की कोशिश करके वो मुसीबत मोल ले रहा है। झांग ने जल्दी से सोचा और सुझाव दिया कि बैग और अपने शरीर को उसके साथ रस्सियों से बांध ले, ताकि वे सुरक्षित रूप से एक साथ पार कर सकें। गोरे ने कठोर हंसी छोड़ी। इस विचार को खारिज करते हुए उसने बताया कि कोई तरीका नहीं है कि वो भारी बैकपैक और एक अन्य व्यक्ति के साथ छलांग लगा सके। इसके बजाय उसने एक अलग समाधान पेश किया। लड़की को बैकपैक उसे दे देना चाहिए और वो इसे दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंचने के बाद फेंक देगा। लेकिन झांग आश्वस्त नहीं था। वो जानता था कि बैकपैक सौंपने का मतलब इसे हमेशा के लिए खो देना हो सकता था, खासकर किसी अविश्वसनीय व्यक्ति के लिए, जैसे कि गोरा।
जब उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया तो सुनहरे बालों वाले का रवैया उपेक्षा से शत्रुतापूर्ण हो गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने धमकी दी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो उसकी बाह तोड़ देगा। झांग ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दे सकता था, पहले मुझे पकड़ो, इसके लिए शुभकामनाएं। बिना एक और शब्द कहे वो पीछे हटा, दौड़कर शुरुआत की और 200 मीटर ऊंची इमारत से छलांग लगा दी। समय जैसे धीमा हो गया जब वो हवा में तैरता हुआ गया। हवा उसके पास से गुजर रही थी। वो दूसरी छत पर भारी आवाज के साथ उतरा। उसकी नंगी बाह और घुटना प्रभाव को सहन कर रही थी, जिससे खरोच और चोटें आईं। सुनहरा बाला वाला व्यक्ति दूसरी तरफ खड़ा था, चुप्पी में स्तब्ध। ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने अभी क्या देखा। समय बर्बाद के बिना उसने जल्दी से रस्सियों को सुरक्षित किया और लड़की को पार कराया की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वो काम कर रहा था उसे ये महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। उसकी प्रवृत्ति सही साबित हुई। एक विशालकाय अजनबी जो छाया में छिपा हुआ था और दूरबीन से उन्हें देख रहा था, उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। ये अजनबी एक कुख्यात अपराधी समुदाय का सदस्य था। नीचे हो रही अराजकता को एक अवसर के रूप में देख रहा था। ये डाकू कमजोरों का शिकार करके फलते फूलते थे, खोई हुई और असहाय महिलाओं का शोषण करते थे। उसकी आंखों में शिकारी चमक स्पष्ट कर रही थी कि उसने उन पर नजरें डाली थी और वो इस मौके को हाथ से जाने न देना चाहता था। गंदे अस्थायी प्रतिष्ठान के अंदर महिलाओं के साथ जबरदस्ती दुर्व्यवहार किया जा रहा था और निजी कमरों में लोग हमलावरों की क्रूरता पर दाव लगा रहे थे। एक आदमी ने अपने दोस्त से पूछा कि उसे क्या लगता है कि हमलावर और कितनी देर तक टिकेगा। दोस्त ने एक सिगरेट के लिए दाव लगाते हुए 1 और मिनट का अनुमान लगाया। सफेद बालों वाले आदमी ने हंसते हुए कहा कि इस जर्जर जगह में तो एक वाइन का डिब्बा भी नहीं है। उसने सिगरेट केवल एक बूढ़े आदमी के शरीर से पाई थी। उसके दोस्त ने जवाब दिया कि अगर ये जगह स्कूल की कैंटीन नहीं है तो उसे शराब कहाँ मिलेगी। शराब पाने के लिए उसे प्रिंसिपल के ऑफिस जाना होगा। एक गंजे आदमी ने कहा कि प्रिंसिपल का ऑफिस किसी मूर्ख छात्र ने बंद कर दिया है, तो वे क्या कर सकते हैं। एक आदमी ने सुझाव दिया कि वे 5वें भाई लाऊ का इंतजार करें और सभी लड़कियों को ज़ॉम्बीज के हवाले कर दें। सफेद बालों वाले आदमी ने आपत्ति जताई, तर्क देते हुए कि उन्हें नहीं फेंकना चाहिए। इससे गंजे आदमी को गुस्सा आ गया, जो सोचता था कि वे अब वापसी के बिंदु से आगे निकल चुके हैं। जब वे बातचीत कर रहे थे तो वो विशालकाय जो लड़की के साथ झांग को करीब से देख रहा था अंदर आया। कमरा 5वें भाई के सम्मान में नारों से गूंज उठा। एक आदमी ने उसे बताया कि जिस इमारत में वे थे वो अब ज़ॉम्बियों की एक बड़ी भीड़ से घिरी हुई है, जिससे वे अंदर फंस गए हैं। एक आदमी ने बड़बड़ाया कि कैसे एक रात ने दुनिया का संतुलन नाटकीय रूप से बदल दिया। लाऊ हंसा। चिंता को नजरअंदाज करते हुए उसने उन्हें जो चाहे वो करने के लिए कहा, ये दावा करते हुए कि इस दुनिया में केवल सबसे मजबूत ही सर्वोच्च होते हैं। यहाँ तक कि प्रलय ने भी, उसने कहा, उनके शासन को और दिव्य बना दिया। दृश्य बदलता है जहाँ झांग अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक गलियों में काल कोठरी की चाबी की तलाश में घूम रहा है। उसके कदम तेज और योजनाबंद है, छिपे हुए राक्षसों से आसानी से निकलते हुए। हालांकि लड़की को साथ बनाए रखने में मुश्किल होती है। उसकी सांसें छोटी और भारी होती जा रही हैं। डर और थकान उस पर भारी पड़ रहे हैं और वो अंततः उसे धीमा चलने की विनती करता है, डरी हुई कि वो उसे पीछे छोड़ सकता है। चिड़चिड़ाकर वो अनिच्छा से अपनी गति धीमी करता है, लेकिन बड़बड़ाए बिना नहीं। वो बड़बड़ाता है कि कैसे वो बोझ बन गई है। उसे मदद करने के लिए मजबूर महसूस होता है क्योंकि वो असहाय दिखी। उसकी निराशा स्पष्ट है। यद्यपि उसकी नाराजगी के बावजूद वो उसके साथ चलने की कोशिश करती है, खुद को उसकी गति के साथ मिलाने के लिए। एक अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद वो अंततः स्कूल पहुंचते हैं। उनका स्वागत करने वाली खामोशी भयानक है, बिना किसी आवाज के जो मृतकों की उपस्थिति का संकेत दे सके। हवा में तनाव भरा हुआ है और वो सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि ज़ॉम्बी कहाँ चले गए हैं। वो अनुमान लगाता है कि ये शांति शायद इस वजह से है कि मृतक कहीं और इकट्ठा हो गए हैं। वो सही है। स्कूल के अंदर कई स्कूल के छात्रों ने खुद को कक्षाओं में बंद कर लिया है, बेतहाशा से उन मृतकों से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो आसपास के क्षेत्रों में घिरे थे। उनके चेहरे निराशा से भरे हुए हैं, ये जानते हुए कि भले ही उनका अस्थायी बचाव न टूटे, भूख और अलगाव अंततः अपना असर दिखाएंगे। जब वे सावधानी से गलियारों में से गुजरते हैं तो एक लड़की जो एक कक्षा में फंसी हुई है उन्हें देखती है। उसकी आंखें आशा और निराशा के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं और वो मदद के लिए पुकारने लगती है। उसकी आवाज डर से कांप रही है। उसके बगल में खड़ी लड़की स्वाभाविक रूप से जवाब देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो तुरंत उसे रोक देता है। उसका हाथ उसे चुप कराने के लिए बढ़ता है। नहीं, वो चेतावनी देता है। उसकी आवाज धीमी और सख्त होती है। वो उसे याद दिलाता है कि शोर करने से पास में छिपे हुए मृतकों को आकर्षित किया जा सकता है, जो उन्हें सीधे उनके स्थान पर ले जा सकता है। वो सीधे शब्दों में कहता है जो है कि अगर वो गिर गए तो वो खुद का बचाव नहीं कर पाएगी। उसके शब्द कठोर हैं, लेकिन वे उनकी स्थिति की कठोर वास्तविकता में जड़े हैं। वो हिचकिचाती है। फंसे हुए छात्रों को देखकर उसके मन में उदासी की लहर दौड़ जाती है। उनकी असहायता और डर का दृश्य उसके दिल को छू जाता है।
उसे चिंता से भर देता है। वो उनकी मदद करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है उनके कष्ट को कम करने के लिए, लेकिन वो हमेशा की तरह यथार्थवादी उसके नायकत्व के विचारों को जल्दी से दबा देता है। वो समझता है कि उन्हें नहीं पता कि उन कक्षाओं के बाहर कितने हैं और वो इतनी बड़ी संख्या से निपटने के लिए तैयार नहीं है। उसका दृढ़ है जब वो उसे बताता है कि ये सर्वनाश है और वो अगर सच में उन छात्रों को बचाना चाहती है तो उसे खुद ही इसका कोई तरीका खोजना होगा। उसके शब्दों की गंभीरता उसे महसूस होती है और वो सिर हिलाती है। उसके होठों से एक शांत माफी निकलती है। जब वो उसके पीछे स्कूल के अंधेरे जर्जर गलियारों से गुजरती है तो उसके मन में सवालों की बाढ़ आ जाती है। उसने स्कूल को अपनी मंजिल के रूप में क्यों चुना था? क्या कोई छिपा हुआ आश्रय था जहां वे उन निर्दयी ज़ॉम्बी से बच सकते थे? स्कूल की भयानक खामोशी जो केवल उनके कदमों से टूट रही थी, उसकी चिंता को बढ़ा रही थी। तनाव को तोड़ने की कोशिश में उसने पहले उसे बचाने के लिए धन्यवाद देने की हिम्मत जुटाई और उसका नाम पूछा। वो अचानक रुक गया और संदेह भरी नजरों से उसकी ओर मुड़ा। उसने उससे पूछा कि क्या वो सच में सोचती है कि उसके एक शब्द से वो जोखिम चुकाया जा सकता है जो उसने उठाया था। उसका लहजा व्यंग्य से भरा हुआ था। वो एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। ये नहीं Subscribe for part 3.